हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद कपिल। आज हम सेकंड पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं आपके साथ, जिसका टॉपिक है जीएसटी ऑन होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। इसके लिए आज हमारे मेहमान हैं प्रकाश सुंतलिया जी, जो बिलासपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और उनका एक अलग से इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए पुनः हरियाली नाम का एक संस्थान चालू किया है। बिलासपुर में आप जितने भी रास्ते के आजू बाजू झाड़ देख रहे हैं, वो उन्हीं के संस्थान के द्वारा लगाए गए हैं और मेंटेन किए गए हैं। मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं प्रकाश भैया। थैंक यू कपिल भाई। आज हम डिस्कस मेनली होटल्स एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जो टैक्सेशन का जो डिस्कशन करेंगे, जो टैक्स रिलेटेड उनको जो प्रॉब्लम आता है उसका डिस्कशन करेंगे आज हम लोग, और आप उनको प्रेजेंट करेंगे। उनको जो प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, और मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उनको आगे चल के ये प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली अभी जितने भी हमारे होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे होटलियर्स हैं जिनको एग्जैक्टली आज भी नॉलेज नहीं है कि उनको किन किन चीज़ों में इनपुट मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि वो इनपुट्स के बारे में आप बताएं कि किस किस चीज़ों में हम इनपुट का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कॉमन हम लोग को भी ऑफिस में ये क्वेश्चन आता है। इसको मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। पहला, खाली मेरा रेस्टोरेंट है, तो जहाँ पे रेस्टोरेंट खाली है वहाँ पे टैक्स रेट लगता है 5% विदाउट आईटीसी। तो यदि मैं खाली रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 1 रुपये का भी इनपुट नहीं मिलना है, जीरो इनपुट है। दूसरा सिनेरियो आता है कि होटल्स, मतलब मैं रूम सर्विस दे रहा हूँ, वहाँ पे यदि मैं रूम सर्विस दे रहा हूँ तो उसमें आपको सभी चीज़ें का इनपुट मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला जो भी चीज़ आप उस बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ का इनपुट मिल जाएगा, खाली कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। सेक्शन 17 के अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए, इनका नहीं मिलेगा, इसके अलावा सब कुछ मिलेगा। तो किनका किनका नहीं मिलेगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो आता है किसका नहीं मिलेगा, बिल्डिंग रिलेटेड इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब सपोज आप होटल बनवा रहे हैं अपना, और होटल में जो बनाने के लिए आपको सीमेंट लगा, रेती लगा, ईटा लगा, जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो कॉस्ट है, जो फिक्स है, जिसको आप निकाल के कहीं नहीं ले जा सकते, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। कपिल भाई, एक मिनट आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बोला कि जो फिक्स्ड एसेट है या फिक्स्ड जो चीज़ है बिल्डिंग, उसमें, हाँ, बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो हमको क्लियर है। मगर क्या बिल्डिंग में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम कराते हैं, जो एनुअल मेंटेनेंस होता है और 6 मंथ मेंटेनेंस होता है, क्वार्टरली मेंटेनेंस होता है, तो उसमें किन किन चीज़ों में उसके भी एक एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम जीएसटी पे करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जनरली होटल्स होती है, कुछ पीरियड में अपने आप को रिनोवेट करना पड़ता है उनको, ताकि वो कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सके। तो रिनोवेशन में हो सकता है आप टाइल्स चेंज करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर रिपेयर करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, यदि आप कुछ भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं उस पर आपको 100% इनपुट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू आपके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है, उसको आपको एसेट में नहीं ले जाना है। मतलब अच्छा। आप टाइल्स लगवा रहे रिपेयर में, उसको आप अपने पीएनएल में ले जाते हो, रिपेयर मेंटेनेंस ऐसे खर्चा दिखाते हो तो उसका इनपुट मिल जाएगा। उसको यदि मैं अपने एसेट में ले जाऊंगा तो इनपुट नहीं मिलेगा। तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, उसका आपको इनपुट मिल जाएगा। जो आपको कैपिटलाइज हो रहा है, मतलब एसेट में जा रहा है, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा। आप थोड़ा बहुत रिनोवेशन करा रहे हैं, कुछ ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस चलता है, रिनोवेशन, तो पीएनएल में जो रहा है आपका आ रहा है, उसका आपको इनपुट मिल जाएगा। जो फिक्स एसेट में जा रहा है उसका इनपुट आपको एग्जैक्टली मतलब वो होटल के एक्सपेंस में हमको उसको दिखाना पड़ेगा। हाँ, एक्सपेंस में दिखा, एसेट में दिखाओगे तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, पर्टेंट टू बिल्डिंग। उसके बाद जो दूसरा मेजर खर्चा आता है होटल्स में, जो आता है फर्नीचर्स का आता है, कि बेड बनना है, टीवी यूनिट बनना है, सोफा आ रहा है, ये सब फर्नीचर का पार्ट है। तो होटल्स में फर्नीचर का पूरा 100% इनपुट मिल जाएगा। मतलब मूवेबल आइटम का आपको 100% इनपुट मिल जाएगा। तो मूवेबल में क्या हो गया, आपका फर्नीचर है उसका पूरा इनपुट मिल जाएगा। आप उसको रिपेयर करें, नया लें, कोई भी सिनेरियो में आपको इनपुट। उसके बाद आपको होटल के रूम में क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगता है जी, कि भाई आपको एसी लगा है, आपको क्या बोलते हैं टीवी लगा है, बाकी फ्रिज भी रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी आपको इनपुट मिल जाएगा। तो होटल में आपका बिल्डिंग का नहीं मिलेगा। सेकंड आ गया फर्नीचर का 100% इनपुट मिल जाएगा। थर्ड आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जिसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो भी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली एक एक्सेप्शन है कि सेंट्रलाइज एसी। अच्छा। अब सेंट्रलाइज एसी ऐसा क्या चीज़ है कि वो मूवेबल नहीं है, वो तो इमूवेबल है, तो उसका आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिले। लेकिन आप स्प्लिट एसी लगा रहे हैं तो उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो यदि आपको इनपुट किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, यदि आपको नॉर्मल समझना है तो क्या करना है, जो फिक्स है, जो उसको निकाल के मैं नहीं ले जा सकता, उसका इनपुट नहीं मिलेगा, बाकी सभी चीज़ का इनपुट मिल जाएगा। आप होटल में लिफ्ट लगा रहे हैं
तो लिफ्ट भी इमूवेबल है, तो लिफ्ट का भी इनपुट नहीं मिलेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि और क्या कंपोनेंट होगा, आप बताएंगे क्या मिस कर रहा हूँ मैं होटल में, और कौन सा आइटम नहीं, है? बिल्कुल मेरे को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि जैसे एक नॉर्मली एक अगर रूम की बात करें, या मैं एक नया होटल बना रहा हूँ, हाँ तो नया होटल बनाने में बिल्डिंग तो क्लियर है। अब एक रूम में क्या क्या एमिनिटीज़ होती है, आपका एक बेड आता है, आपकी एक सेंटर टेबल आती है, एक सोफ़ा आता है, एसी आता है, टीवी आता है, कुछ होटल में जो हॉट जो होते हैं, जग हाँ होते हैं जग आते गर्म हैं, पानी के हाँ लिए, हाँ ग्लास होते हैं। ये एक मोटा मोटी उसमें कर्टन्स के भी फर्नीचर यूज का होते हैं, डेकोरेशन के लिए अलग अलग। उसमें अपहोल्स्ट्री जितनी रहती है, लिनन रहते हैं, बेड के लिनन्स रहते हैं। उसके बाद ये एक पार्ट तो हो गया होटल का। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो होता है बाथरूम का। हाँ तो उसमें जैसे बाथरूम का जो फिक्सचर्स है वो तो मैं नया खरीद रहा हूँ, खड़े करो। क्योंकि आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो मूवेबल नहीं है, तो क्या उसमें भी जीएसटी नहीं मिलेगा? आप एकदम बहुत सही समझे कि जो मूवेबल है उस पर मिलना है। तो बाथरूम में जो एसेसरीज लग रही है मेरी, उसका भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो बिजनेस को यदि समझना है तो वो चेक करे मूवेबल है कि इमूवेबल है। यदि बिल्डिंग का पार्ट है, बिल्डिंग से अटैच है, तो उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा, लेकिन उसका रिपेयर मेंटेनेंस करा रहा हूं। अब बाथरूम में मेरा कुछ खराब हो गया, मैं उसका रिपेयर कराया, तो उसका इनपुट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको कहाँ पे ले गया हूँ, खर्चे में ले गया हूँ, अपने बैलेंस शीट में नहीं ले गया। तो आपको क्या चेक करना है, मूवेबल है कि इमूवेबल। मूवेबल है तो आपको 100% मिल जाना है, इमूवेबल है तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब पर्टेन टू बिल्डिंग, अटैच टू बिल्डिंग है तो उसका नहीं मिलेगा, लेकिन उसका रिपेयर मेंटेनेंस है जो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, पीएनएल में ले जा रहा हूँ, तो उसका इनपुट मिल जाएगा। आई थिंक पूरा आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि क्लियर हो गया, बिल्कुल किसका मिलना है किसका नहीं मिलना है। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे को। आप अब ये बताइए कि होटल हो या रेस्टोरेंट हो या किसी भी प्रकार का कोई भी फूड से रिलेटेड बिजनेस अगर चालू करता है, तो किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ को आप ये क्लियर क्वेश्चन करें। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे नए नए वेंचर इस पे आते हैं, तो बिजनेस को पता नहीं है कि मेरे को कब नंबर लेना है। तो इसका गवर्नमेंट ने एक लिमिट दिया हुआ है। जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, होटल, ये सर्विस कैटेगरी में आते हैं, और सर्विस कैटेगरी के लिए ना 20 लाख की लिमिट है। यदि आपका टर्नओवर साल भर में 20 से इंक्रीज हो रहा है तो ही आपको नंबर लेना कंपलसरी है। और कब लेना है, यदि आपने सपोज आज बिजनेस चालू किया तो जब 20 क्रॉस होगा तब आपको नंबर लेना है। तो आप चाहो तो जब 20 क्रॉस हो उसके बाद आपको नंबर लेना है। तो ये 20 का लिमिट कैसे डिसाइड होगा कि आपका 20 का सेल जब क्रॉस होगा उसके बाद आपको नंबर। इसमें कई लोग कैसा करते हैं कि पहले ही नंबर ले लेते हैं कि भी 20 लाख हुआ नहीं लेकिन मैं शुरू में नंबर ले लिया हूँ। यदि आप एक बार नंबर ले लेते तो आपको टैक्स पटाना कंपलसरी हो जाता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मेरा 20 नहीं हुआ, 20 के बाद मैं पटाऊंगा। एक बार आप नंबर ले लिए तो आपको टैक्स पटाना कंपलसरी। गवर्नमेंट ने आपको छूट दी है कि 20 लाख तक आप नंबर मत। इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा कि 20 लाख का अमाउंट बड़ा अमाउंट नहीं है। यदि उसको पर डे करेंगे तो बहुत कम सेल आती है। तो बिलासपुर में या फिर छोटे शहर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ठेलेस भी हैं जो समोसा बेचते हैं, कचौड़ी बेचते हैं, उनका भी 20 लाख क्रॉस हो जाता है। आइडियली उनको भी नंबर लेना जरूरी है। अलीगढ़ में एक कचौड़ी वाला था, उसके यहाँ रेट पड़ी थी जीएसटी वालों की। जीएसटी वाले कहे कि यार आधा घंटा वेट करना पड़ता है वहाँ पे मेरे को, उसकी सेल तो 20 से क्रॉस हो रही है, नंबर ही नहीं लिया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भी छोटे व्यापारी, उनको लगता है कि यार मैं चाट ही बेच रहा हूँ, समोसा ही बेच रहा हूँ, मेरा को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। लेकिन यदि आप 20 से ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। कब लेना है? जब आप बिजनेस कर रहे हैं। और अब एक बार आप नंबर लेंगे तो फिर आपको क्या बोलते हैं उसमें टैक्स पटाना चालू करना पड़ेगा। तो सभी ध्यान दें। और डिपार्टमेंट से बीच बीच में अपने शहर में भी कुछ इंक्वायरीज कुछ रेस्टोरेंट होटल्स को गई है, वो भी एनालाइज कर रहे हैं कि किसका सेल 20 से ज़्यादा है और वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिसका भी 20 क्रॉस हो रहा है, यदि नंबर नहीं लिया तो आप नंबर ले लीजिए। मुझे आप ये बताइए कि भले वो जैसे आपने बोला कि वो छोटी सी दुकान वाला जो अलीगढ़ का आप उदाहरण दिए, और भी बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स रहते हैं जिनका हो सकता है 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल हो। जैसे स्टार होटल्स जितनी भी रहती है, उसमें क्या होता है कि एक ही होटल में कम से कम 8-10 आउटलेट्स रहते हैं। जैसे उनका मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है, बार है, हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, कॉफ़ी शॉप है, इस तरीके के बहुत सारे आउटलेट रहते हैं। तो क्या वो बिल्डिंग में है और उनके ये आउटलेट्स हैं, तो क्या वो उसी जीएसटी में उसको रहना जरूरी है कि वो कुछ आउटलेट्स का अलग नंबर लेकर भी करेक्ट कर सकता है?
मतलब समझिए, मैं आपको बताऊं, अलग अलग डिवीज़न बना दिए, अलग अलग डिवीज़न है। तो गवर्नमेंट ने पहले ये ऑप्शन नहीं दिया था अलग अलग जैसे, अभी जीएसटी आने के 1 साल बाद ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डिवीज़न वाइज अलग अलग नंबर ले सकते हैं। एक ही प्रीमाइसेस में आप 3 नंबर ले सकते हैं कि भाई ये मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, ये मेरा क्या बोलते हैं XYZ हो गया, ये ABC। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन ये जो 20 लाख का लिमिट देखना है आपको, ये ओवरऑल में देखना है। एक पैन में यदि 10 नंबर लिए तो 10 का मिला के 20 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये जो 20 लाख का लिमिट है, टोटल पैन वाइज देखना। एक पैन में यदि आपके अच्छा, 4, यहाँ पर पैन कार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले आप 10 नंबर लो, लेकिन टोटल मिला के यदि 20 हो रहा है तो आपको कंपलसरी आ जाता है। तो पैन वाइज देखना है आपको 20 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ये पैन कार्ड से करेक्ट है, अटैच कराने अटैच कर दिया। आपके नॉलेज के लिए बता दो, जीएसटी नंबर में पहला 2 डिजिट जो रहता है स्टेट कोड रहता है। जैसे अपने यहाँ 22 आता है, तो 22 छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड है। उसके बाद जो 10 डिजिट है ना, वो आपके पैन नंबर है। तो वहाँ से पैन से ऑलरेडी उन्होंने लिंक कर दिया। और इनकम टैक्स का डेटा और जीएसटी डिपार्टमेंट का डेटा सर्वर लिंक हो गया। डेटा वो लोग आपस में एक्सचेंज भी करते हैं। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, इनकम टैक्स से पॉइंट निकला है तो, कि जीएसटी में अलग सेल दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स में अलग सेल दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि दोनों तो सेम ही डिपार्टमेंट। वो लोग पहले क्या होता था, वैट डिपार्टमेंट में और सर्विस टैक्स में और इनकम टैक्स का लिंकेज नहीं था, क्योंकि सब कुछ मैनुअल होता था। अब ऑटोमेटेड हो गया। तो आप इनकम टैक्स में ज़्यादा दिखाए तो जीएसटी वाले पकड़ेंगे, जीएसटी में ज़्यादा दिखाए तो इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे। दोनों आपको सेम मेंटेन करके चलना पड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये बताइए कि कोई भी होटलियर अगर 20 लाख से ऊपर क्रॉस करता है तो वो सरकार की जानकारी में कैसे जाएगा कि वो आउटलेट 20 लाख की सेल्स से ऊपर करता है कि नहीं करता है? मेरी जानकारी में स्पेसिफिक केस है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक केस है कि उनके बैंक अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा पैसा आया हुआ है। हाँ, आज अब हाँ, बैंक के ट्रांजैक्शन से वो चीज़ क्लियर बैंक होती है। में पैन आधार लिंक्ड है और पैन आधार इनकम टैक्स है, तो उनका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ऑटो फ्लो होता है। यदि आपके बैंक में 20 से ज़्यादा सेल आ रहा है, 20 से ज़्यादा का क्रेडिट आ रहा है, तो वहाँ से गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपका सेल ज़्यादा है और आपको नंबर लेना मैंडेटरी है। तो आपका यदि बैंक में 20 से ज़्यादा पैसा आ रहा है, एक्चुअली यदि आपका 20 से ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नंबर ले लीजिए। भले आप एक रोड साइड स्टॉल लगाते हैं, या फिर आपका एक रेस्टोरेंट है, या फुल फ्लेज आपका होटल प्रिंस रेस्टोरेंट है, लेकिन यदि आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी है। एक तो काफ़ी होटलियर्स को मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है। आप लोगों की 2 स्कीम है, मतलब सरकार की, एक रेगुलर है और एक कंपोजिशन है। तो रेगुलर और कंपोजिशन एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से समझना चाहूँगा। करेक्ट है। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम ना, 2 स्कीम गवर्नमेंट ने लाई हुई है। रेगुलर स्कीम में आपको क्वार्टरली रिटर्न डालना है और मंथली टैक्स का पेमेंट करना है। रेगुलर स्कीम में आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, मतलब आप बिल में नीचे जोड़ेंगे कि भाई 100 रुपये, उसमें 12% जीएसटी, तो 6 रुपये उससे कलेक्ट करेंगे और सरकार को जमा करेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों के लिए, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको कुछ भी कस्टमर से कलेक्ट करने का जरूरत नहीं, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं। कंपोजिशन में कम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कंप्लायंस उसका साल में एक ही रिटर्न जाता है, बाकी आपको खाली क्वार्टरली चला नहीं पटाना। तो कंपोजिशन में थोड़ा सा कंप्लायंस कम होता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है कि आपको कस्टमर से आप चार्ज नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट को बताना है कि भाई मेरे साल का सेल 10 लाख रुपए, उसका 1% सीधा सीधा आपको दे देना, यदि आप ट्रेडर हैं। रेस्टोरेंट के सीनियर, अब मैं स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ। रेस्टोरेंट के सीनेरियो में क्या होता है, कंपोजिशन में भी रेट 5% है और रेगुलर में भी रेट 5% है। तो आप दोनों में आपको 5% ही पटाना है। रेगुलर में आपको 5% पताना है, कंपोजिशन में। तो रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर और कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें फ़र्क इतना आएगा, रेगुलर में भी आपको रेस्टोरेंट को आईटीसी इनपुट नहीं मिलना है, कंपोजिशन में भी आपको आईटीसी नहीं मिलना। लेकिन जब मैं कंपोजिशन में हूँ तो मैं कस्टमर से जीएसटी का पैसा चार्ज नहीं कर सकता, मेरे को अपने कॉस्ट से देना है। यदि मैं रेगुलर में हूँ तो मैं कस्टमर से चार्ज कर सकता हूँ। आप समझ पा रहे हैं क्या डिफरेंस है? मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब जैसे 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है या उससे नीचे है और मैं कंपोजिशन की उसमें रजिस्ट्रेशन किया, तो उस केस में मैं कस्टमर को जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। आपको अपने पॉकेट से देना है। वो कितना परसेंट है? 5%, उसमें भी 5%। मतलब 1.5 करोड़ का 5%, लगभग 7.5 लाख रुपए मैं जीएसटी दे दूं। और आप रेगुलर में आएंगे तो कस्टमर से चार्ज करके आप गवर्नमेंट को देंगे कि 1.5 करोड़ में आप 5% जीएसटी जोड़ेंगे, कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, फिर सरकार को देंगे। तो रेस्टोरेंट के हिसाब से हमेशा रेगुलर ही बेटर।
एक बहुत इसका रील चल रहा था, आपके पास भी घूमते घूमते आया होगा कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप बिल में चेक किए रहिए कि आप जीएसटी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। वो बोलना ही वही चाह रहे हैं कि आप बिल में जीएसटी जोड़ रहे हैं और आप कंपोजिशन में तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो होटल्स के लिए एक सिंगल लाइन, रेस्टोरेंट के लिए रेगुलर ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी 5% पटाना है, यहाँ पे भी 5% पटाना है, वहाँ पे भी इनपुट नहीं मिलना, यहाँ पे भी इनपुट नहीं मिलना, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आप कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप इसमें जाए। ये तो हो गया रेस्टोरेंट के। अब आता है रूम्स वाले कि जो रूम सर्विस दे रहे, वहाँ पे रेगुलर कंपोजिशन का ऑप्शन अवेलेबल है क्या नहीं। ये ना बहुत कम लोगों को पता है कि रूम सर्विस में भी कंपोजिशन का ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा। और उसमें रेट ऑफ टैक्स है 6%। हाँ, ये नई जानकारी। ये नहीं है, उसमें 6% रेट ऑफ, लेकिन उसमें आपकी टोटल टर्नओवर की लिमिट दी है 50 लाख रुपए। यदि अच्छा। आपका 50 लाख के अंदर है तो ही आप क्या बोलते हैं कंपोजिशन में जा सकते हैं रूम के लिए, और आपको वहाँ पे 6% पटान। लेकिन सामने कंडीशन क्या अटैच कर दिया कि आपको किसी भी चीज़ का इनपुट नहीं मिलेगा। अभी अपन ने पिछले शुरू में डिस्कस किया कि इसका इनपुट, तो अब यदि आप कंपोजिशन में जाओगे तो आपको किसी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो यदि आपको 6% में जाना है तो आपको किसी भी चीज़ का इनपुट नहीं मिलेगा। अब 12 में जाओगे तो आप सब चीज़ का इनपुट ले सकते हैं जो अपन ने डिस्कस किया पहले। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसे 1.5 करोड़ जो नॉर्म्स है, अब होटल और रेस्टोरेंट दो अलग अलग पार्ट से समझते हैं। जैसे होटल जो आम भाषा में लोग लॉज बोलते हैं, जहाँ पे आदमी सिर्फ स्टे करता है, और एक हो गया उसका रूम सर्विस और रेस्टोरेंट। अब ये जो 1.5 करोड़ रुपए है, तो ये जो 3 आउटलेट है, मतलब एक उनका रूम पार्ट हो गया, एक उनका रूम सर्विस हो गया, एक उनका रेस्टोरेंट हो गया। तो ये 3 पार्ट, अगर उस होटल का नाम जैसे XYZ है, अगर ये 3 पार्ट आता है तो भी वो 1.5 करोड़। हाँ, वो यदि तीनों सिंगल पेन से अटैच है तो टोटल देखा, तीनों अलग अलग पेन है। हाँ, कि भाई आपका मेरा रूम लॉजिंग बोर्डिंग का X पेन में चल रहा है, रेस्टोरेंट Y पेन में चल रहा है, तो फिर दिक्कत नहीं। यदि सेम पेन में तो कंबाइन करके देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे पेन नंबर इंपॉर्टेंट, कि तीनों पार्ट का पेन अलग अलग है तो 1.5 मिल जाए। एग्जैक्टली क्लियर हो गया मैं कि उस सारी चीजों को फिर पेन वाइज जैसे, हाँ, पेन वाइज ही देखते हैं कि इस पेन में कितने का टर्नओवर हो रहा है, उस आधार को मानकर फिर टैक्सेशन वाला होता है। क्योंकि बैंक भी पेन के बेस पे, आपका इनकम टैक्स भी पेन है और जीएसटी भी पेन, तो मेन जो है ना आपका पेन हो गया, पेन वाइज आपको देखना है। कपिल जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि आज की इस मीटिंग का एक मेरे भी मन में एक सवाल है। हालांकि हम लोग होटलियर्स हैं, हमारे ऊपर ऐसा कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है हमारे लिए। भाई सरकार अगर हमको 5% बोलती है, 12% बोलती है, 18 बोलती है, 28 बोलती है, हमें तो सामने से कलेक्ट करके सरकार को देना है पैसा। यहाँ पर आज से साल भर पहले, सितंबर लास्ट ईयर में ही, 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के जो भी होटल आते हैं उनका स्लैब 0% था। 0%। फिर 1000 से 2500 का एक स्लैब था जो 12% था, 2500 से 7500 18 था, और 7500 के ऊपर 28% था। क्योंकि मैं इस सेगमेंट में हूँ और मैं ध्यान देता हूँ, भैया अब भारत के सभी नागरिक हैं, आप भी, मैं भी। मेरे को ऐसा फील हुआ कि जितनी भी भारत में मल्टीनेशनल कंपनी है या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट कंपनी हो, इवन सरकार की भी TADA जो देते हैं, आज आप अगर कहीं पर भी जाएंगे, क्योंकि मैं पर्यावरण हितैषी भी हूँ, तो मैं उस हिसाब से भी समझता हूँ कि अब जिस नॉर्मल लाइफस्टाइल में इंसान जीने लगे हैं, वो बिना AC के कहीं पर रुक नहीं सकता। आप कहीं पर भी जाओगे, आप खुद हो या कोई भी हो, AC रूम की डिमांड रहती है। और आज एक ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया का अगर पर यूनिट चार्ज, तो मिनिमम मेरे को लगता है 10 से 15 रुपए के बीच में वेरी करता है। अब वो AC रूम लेगा ही लेगा। अब AC रूम कहीं पर भी आप जाओगे, छोटी से छोटी जगह में, मेरे ख्याल से एक स्लैब 1000 रुपये से नीचे आज की डेट में 1000-1200 रुपये, एकदम अगर कमर्शियल मिडिल क्लास भी होटल होगा तो 1000 से 1200 रुपये चार्ज करता है। मेरा आपकी इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज सरकार तक के रिक्वेस्टिंग मोड में देना चाहूँगा कि मेरा ऐसा सोचना है, अभी जो 1 रुपये से सीधा 7500 में जो 12% का स्लैब है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेनफुल है रुकने वालों के लिए। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्लैब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार चार्ज ना करे, बिल्कुल सरकार चार्ज करे। जितनी भी होटल इंडिया में आती है, 70 से 80% होटल जो है वो एक बिजनेस होटल, कमर्शियल होटल रहती है, जिनके चार्ज लगभग
बहुत नीचे लेवल से भी अगर आप चालू करेंगे तो 500 रुपए से लेकर 2000 के बीच में आती है। इसमें अब आप सीधा 12% चार्ज कर रहे हैं। इसको अगर 1 रुपए से 2500 रुपए के बीच को 5% करें और उस 5% में कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कानून सरकार लेकर आए कि अगर उसमें कोई होटलियर अगर मैनिपुलेट करता है तो जो भी प्रावधान सरकार को समझ में आता है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर इस स्लैब में 5% का अगर जीएसटी आता है तो डेफिनेटली जितना मुझे अनुभव है कि सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ेगा। करेक्ट है। तो मैं चाहता हूं कि आपके वीडियो से ये मैसेज जाए करेक्ट है कि 1 रुपए से लेकर 2500 तक के में 5% कर दे, 2500 से 7500, जो भी सरकार को, हम सरकार को क्या सिखाएंगे, मगर 12% का जो स्लैब है, जो 1000, 12, 1500 रुपए का रूम लेने वाले लोग हैं उनके लिए पेनफुल है। ये चीज हमको समझ में आती है कस्टमर से इंटरेक्ट। हाँ। आप जब ये बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक रिकॉल भी कर पा रहा हूँ चीज़ कि पहले जो स्लैब था 1000 रुपये तक फ्री था, उसके बाद फिर 12%, उसके बाद फिर 18%। सेम सीनेरियो ना फूड के साथ हुआ। जब जीएसटी आया था ना, तो फूड पे आप होटल्स पे जाते थे 18% जीएसटी 18% था ना। 18, तो वो तब वो चीज़ पेनफुल थी सबके लिए कि 18% फूड में देना पड़ रहा है, और वो मैसेज सरकार तक पहुंचा। इसीलिए सरकार ने 7,500 से कम वाले जो रेस्टोरेंट है, जहाँ पे रूम 7,500 से कम है, बजट जो होटल्स है, वहाँ पे 5% का ऑप्शन दे दिया है कि फूड पे अब 5% लगेगा। बस हो सकता है कि आपके इस वीडियो से बात सरकार तक पहुंच जाए। 5% अगर हो जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि होटल वाला भी उसको बहुत खुशी खुशी कलेक्ट करने में भी उसे मजा आएगा, और एक तरीके से बोलेंगे उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी राशि है जो खुशी खुशी वो करेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब अलग अलग सोच के अलग अलग लोग रहते हैं, इसमें क्लैरिटी अच्छी होगी और रेवेन्यू 100% ज्यादा आएगा। गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट को कर दिया, आपको 5 में जाना है तो 5% विदाउट आईटीसी, आपको 18 जाना है तो विद आईटीसी। हाँ, उसमें स्लैब गवर्नमेंट क्लियर कर ले कि 2500 तक के करना है या उसे 2000 करना है। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो 1000, 12, 1500 रुपए के उसमें चलते हैं, तो उनके लिए ये प्रोविजन आएगा, तो उसमें सरकार को ही रेवेन्यू ज्यादा मिलना है। करेक्ट, उसमें उनका बर्डन कम हो जाएगा और टैक्स बेस बढ़ेगा। जी, टैक्स बेस बढ़ेगा। अभी जो टैक्स चोरी कहीं ना कहीं कुछ होती है, होता है, मैनिपुलेशन होता है, कम हो जाएगा। हाँ, देखिए वो मानव प्रवृत्ति है, कहीं पर उसमें ऐसा बोलना नहीं। और सारी चीजें आजकल, पहले का वो समय नहीं रही कि आप किसी चीज को बही खाता में लिख के छुपा ले रहे हो। अब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज पैन कार्ड से जुड़ गई है, सारे खाते आ गए हैं। आपके घर में अगर 4 पार्टनर भी है तो वो भी पैन कार्ड से कहीं ना कहीं है। तो अब समय वो आ गया है कि हम ट्रांसपेरेंट रहे, क्लियर रहे, और सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जनहित के लिए ही है, वो सरकार हो या हम हो। मगर जहां पर पेन लगता है तो वो चीज को बताना चाहिए, जो मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर ये हो जाता है तो उसमें सबका भला होना है, जो पे कर रहा है उसका, जो कलेक्ट कर रहा है उसका, और सरकार का तो होना ही होना है। कपिल जी, और भी बहुत सारी चीजें मेरे को क्लियर करनी थी, जैसे लिकर के भी, बार के भी कुछ इश्यूज हैं जिसमें चीजें थोड़ी क्लियर नहीं है। फिर एक ऐसा भी कुछ वीडियो और उन सब चीजों के माध्यम से पता चला था कि रूम्स के साथ जो हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं उसका भी कुछ टैक्सेशन को लेकर रहता है। करेक्ट है। वो क्या है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब 2 सप्लाई आप मिक्स दे रहे हैं, आप रूम भी दे रहे हैं, साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं। तो जब कंपोजिट सप्लाई होती है और उसमें मेन सप्लाई आपकी क्या है, रूम है, रेस्टोरेंट आप जो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं वो तो कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक नेचुरली बंडेड है, कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं, आइडियली फूड पे रेट 5% है, रूम पे 12 है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री है और नेचुरली बंडल्ड है, मार्केट प्रैक्टिस है, तो दोनों पे 12% लगेगा। अच्छा, मतलब आपका अगर रेस्टोरेंट में आप 5% जीएसटी कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट को आप 5% जीएसटी में नहीं ले सकते, आपको 12 में देना पड़ेगा, क्योंकि वो रूम के साथ क्लब है। यदि आपको 5 में जाना है तो आपको बिलिंग अलग अलग करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, तो यदि आप, जैसे मार्केट में ट्रेंड है कॉम्प्लीमेंट्री सभी जगह है, तो वो 12% मिल जाएगा। हाँ, जो हमारी होटल इंडस्ट्री में एक आम भाषा में ईपी, सीपी, मैप ये बोलते हैं। मतलब ईपी मतलब यूरोपियन प्लान, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है। फिर कॉन्टिनेंटल प्लान आता है, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान आता है, अमेरिकन प्लान आता है। तो उस केस में अगर वो अटैच्ड है आपके रूम रेट से कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें आपको 12% देना पड़ेगा।
अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट 5% है, मगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बना तो वो 12% हो गया। तो ऐसी ही होटल में और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, ट्रैवल डेस्क है, लॉन्ड्री सर्विस है, तो उस केस में फिर रेट इन ऑफ टैक्स सेगमेंट क्या में होगा? क्या रेट ऑफ टैक्स होगा? ये जो सर्विस है ना, जैसे ट्रैवलिंग पिकअप ड्रॉप सर्विस है कि एयरपोर्ट पिकअप है, स्टेशन या पिकअप ड्रॉप है, लॉन्ड्री सर्विस है, ये एक्सिलरी सर्विस है। ये कोई चाहे तो लेता है, कोई चाहे तो, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ये कस्टमर जो आता है, आपका जो गेस्ट है, वो उसको ज़रूरत है तो लेता है, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। इसके लिए इसका रेट अलग लगेगा, इसका रेट लगेगा। तो आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे, लॉन्ड्री सर्विस दे रहे, तो उस पर आपको 18% जीएसटी लगेगा। 18%? 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। आप कस्टमर को ऐसा नहीं बोलते कि भाई रूम प्लस आपका लॉन्ड्री फ्री है, वो अटैच नहीं, वो अलग सर्विस है। जितना देगा तो उस पर 18% लग जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस जो भी दे रहे हैं, उस सर्विस का रेट देख के आपको उसको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। मेजर सर्विस 18% में कवर हो जाती है। अच्छा कपिल भाई, बहुत अच्छा डिस्कशन था। मोस्टली जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में जो भी आउटलेट्स रहते हैं उसके बारे में काफ़ी चीज़ें आज आपसे जानने मिली। एक सेगमेंट हमारे में और आता है जिनका मिठाई शॉप है। अब वो अपनी मिठाई शॉप में मिठाई भी बेच रहे हैं, समोसे भी बेच रहे हैं। उनके यहाँ पैक्ड जो आते हैं, जैसे कई सारे चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस रहता है जीएसटी का, वो कैसे रहता है? ये बहुत कॉमन सिनेरियो, सभी शहर में, छोटे शहर में, सभी शहर में सिनेरियो रहता है कि वहाँ पे छोटी सी बैठने की जगह भी है, तो वहाँ पे समोसा, चाय, ये सब चलती है, मिठाई भी है, और पैकेट आइटम पे चिप्स है, नमकीन है, अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के, वो भी बेचता है। तो ये 3 कैटेगरी है, तीनों को अपने को अलग अलग देखना पड़ेगा। सबसे पहला कैटेगरी है रेस्टोरेंट सर्विस, जिसमें समोसा, बड़ा, ये सब बेच रहे हैं। वो किस में जाएगा? 5% में जाएगा। मिठाई जो है वो भी 5% में जाएगा। लेकिन जो चिप्स और नमकीन बेच रहा है वो 12% में आते हैं, तो उसको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको 12% में बिलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। जब कोई पैकेट आइटम को खोल के टेबल पे सर्व करता है तो वो 5% में जाएगा। उसको डायरेक्ट ट्रेडिंग करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस पर जिसका जो रेट है 12% जो है, मेजरली 12 है ब्रांडेड के लिए, और नॉन ब्रांडेड जो चिप्स वगैरह रहती है उस पर 5 लगते हैं, तो उसको 5 या 12 लगाना पड़ेगा। तो उसको अपना अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कितना मैं चिप्स नमकीन बेचा, कितना मैं समोसा बेचा, और कितना मिठाई बेचा। तो इधर तो सेम रेट है 5%, लेकिन वहाँ पे 12% रेट अलग हो जाता है, तो उसको अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इस क्वेश्चन से मेरे को एक और क्वेश्चन ध्यान आ रहा है कि ये मेजरली प्रॉब्लम भी है कि व्यापारियों को क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो मेजरली यदि मैं आपको बताऊँ ना, तो 2 रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं कि आपको सेल्स इनवॉइस मेंटेन करना है। आप कोई भी सर्विस देते हैं तो आपको बिल देना है, आपको बिल देना कंपलसरी है कि आपने समोसा बेचा तो समोसा का भी बिल देना कंपलसरी है। यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप नमकीन बेच रहे हैं तो सबका बिल आपको देना है। तो आपको एक मेजर ध्यान देना है कि अपने दुकान में आप बिल रखिए, बिल बराबर काटिए। दूसरा, आपको परचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये 2 चीज़ आपको मेजरली मेंटेन करना है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एक्ट में है, बट ये 2 चीज़ स्पेशली व्यापारियों को ध्यान रखना चाहिए कि बिल रेगुलरली काटें और परचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो उससे आगे चल के उनको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा लर्न विद कपिल। मेरे सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े वाले जितने भी भाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 90% अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 90% आपके डाउट्स रिलेटेड टू जीएसटी और आईटीसी क्लियर होंगे। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कपिल भाई, मेरे को आपके कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। एक तो आपने जो इंडिविजुअल रेस्टोरेंट के बारे में बताया कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो 20 लाख से नीचे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं तमाम उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी सेल 20 लाख से ऊपर है तो आप बिल्कुल जीएसटी नंबर लीजिए। आप ही का फ़ायदा है, आपकी संस्था का नाम बढ़ेगा, आपकी संस्था को ऊंची नज़र से देखा जाएगा। दूसरा, आपके माध्यम से जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में या बड़ी होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जो अलग अलग आउटलेट्स रहते हैं, जैसे गार्डन है, हॉल है, उसका खुद का रूम सर्विस है, उसमें जो अलग अलग टैक्सेशन प्रोसेस, जो ओडीसी में जाकर क्या टैक्सेशन प्रोसेस होगा, वो चीज़ें क्लियर हुई। सबसे अच्छी चीज़ ये क्लियर हुई मैं अपने लिए कि अगर आप रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं तो उस चीज़ का भी मेरे को आज पता चला कि उसका टैक्सेशन कैसे होता है। फिर तीसरी चीज़ आपने जो बताई कि अगर आप मिठाई का काम करते हैं तो मिठाई में या वहाँ पर जो स्नैक्स बन रहे हैं उसका।
पैक्ड आइटम का और पैक्ड आइटम को खोल कर खिलाने का, ये सारी चीज़ों का अलग अलग जो आपने टैक्सेशन प्रोसेस मुझको बताया, मुझे बहुत ज्ञानवर्धक लगा। मैं तमाम अपने होटल के भाइयों से, होटल रेस्टोरेंट कैफ़े के भाइयों से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लर्न विद कपिल सीए को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी इशू आपको ऐसा लगता है कि पूछा जाना चाहिए या पूछना चाहिए, मैं तो बोलूँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको बात करने की ज़रूरत हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर में 9893124281 में कॉल करके मेरे से भी बात कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था कपिल भाई, और मैं तो बिल्कुल लाइक करूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायरल करूंगा। और आपकी सेवा के लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं एक ये सेवा है, आपके जरिए, आपके माध्यम से लोगों को टैक्सेशन की अवेयरनेस आ रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद भैया मेरे शो में आने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आगे भी सभी को टैक्स का ज्ञान एकदम आसानी से सिंपल भाषा में दे सके, यही हमारे चैनल का मोटिव है। आपको भी धन्यवाद, मेरे दर्शकों को भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।